हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रैश कोर्स की क्लास में। और आज हम क्रैश कोर्स में आपके पीरियोडिक टेबल संबंधित जो क्विज है उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आज हम होगा पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए चलते हैं आपके टॉपिक पे। ओके, चलिए, आवाज एकदम क्लियर है? हाँ चलिए, तो देखिए यहां पर कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की गणना पहली बार किसके द्वारा की गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता की गणना पहली बार किसके द्वारा की गई। ठीक है, तो क्या याद दिया आपका? स्लेटर, पॉलिंग, बोर और मल्लिकेन। ठीक है, तो स्लेटर, पॉलिंग, बोर और मल्लिकेन, ठीक है, किसके द्वारा की गई? देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? विद्युत ऋणात्मकता। क्या है आपका? विद्युत ऋणात्मकता। ओके, क्या है? विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता की गणना पहली बार किसके द्वारा की गई, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये किसके द्वारा की गई? पॉलिंग के द्वारा। किसके द्वारा? पॉलिंग के द्वारा। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था लीनियस पॉलिंग। क्या नाम था? लीनियस पॉलिंग। ठीक है, लीनियस पॉलिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की गणना पहली बार किसके द्वारा की गई? तो आपके लीनियस पॉलिंग के द्वारा करी गई। ठीक है, चलो एल्युमिनियम विकर्ण किससे संबंधित है? देखो, एल्युमिनियम विकर्ण किससे संबंधित है? पूछ रहा है आपसे कि एल्युमिनियम विकर्ण किससे संबंधित है। ठीक है, लिथियम से, बेरिलियम से, कार्बन से या बोरान से? लिथियम से, बेरिलियम से, कार्बन से या बोरान से? तो ध्यान रखना, यहां पे आप देखोगे जब आवर्त सारणी उठाओगे, आप देखो आवर्त सारणी पढ़ने के लिए जो है आवर्त सारणी का होना बहुत जरूरी। ठीक है, तो जब आप आवर्त सारणी देखोगे तो यहां आप पाओगे एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम कहां पाओगे आप? इधर। तो यहां पे क्या पाओगे आप? आपका क्या पाओगे आप? लिथियम। क्या पाओगे? लिथियम। ठीक है, और क्या पाओगे? लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है ना। तो क्या पाओगे आप? आप पाओगे बेरिलियम। क्या पाओगे आप? बेरिलियम। तो यहां पे देखो क्या है, एक विकर्ण संबंध है। ओके, देख लो एक बार क्वेश्चन पहले, एक बार आप आवर्त सारणी थोड़ा सा देखो, एक बार आपको क्लियर हो जाएगा कि विकर्ण संबंध किससे होगा। क्लियर हुआ अभी कि नहीं? देखो मैंने क्या बोला कि लिथियम, देखो कैसे अगर देखा जाए, रुको, ठीक है, ऐसे आवर्त सारणी है ना, ऐसे है। तो यहां पे क्या हाइड्रोजन है, यहां पे क्या है? हाइड्रोजन है, यहां पे हीलियम है, फिर यहां पे लिथियम है, फिर आपका बेरिलियम है ना, और यहां पे क्या आपका है? यहां पे आपका एल्यूमिनियम है। तो क्या होगा यहां पे? देखो ये विकर्ण हो रहा है नहीं, तो यहां पर क्या होगा? जो एल्यूमिनियम का जो विकर्ण संबंध किससे होगा? तो वो किससे होगा? बेरिलियम से। किससे होगा आपका? तो बेरिलियम से होगा। क्लियर है? तो आपका जो एल्यूमिनियम का जो विकर्ण संबंध है वो बेरिलियम से शो होता है। ठीक, चलो, क्षार धातुओं में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील गैस है? सॉरी, प्रतिक्रियाशील है। क्षार धातुओं में निम्न में से सबसे कौन ज्यादा प्रतिक्रियाशील है? सोडियम,
पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम? बताओ फटाफट। तो चलो यहां पे देखो क्या है, पूछ रहा है क्षार धातुओं में निम्नलिखित कौन सी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सी गैस होती है, कौन सा तत्व है? तो क्या है आपका पोटेशियम है। कौन सा है? पोटेशियम। देखो जो पोटेशियम और देखिए सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सभी क्या है? ये सभी क्षार धातु आते हैं। किसमें आते हैं? क्षार धातुओं में आते हैं। ठीक है, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37 और सीजियम 56। ठीक है, बेरियम सीजियम 55, बेरियम 56। ठीक है, ओके। और यहां पे क्या है, इसके बाद कौन आएगा? क्षारीय मृदा धातुएं। कौन आएगा? क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, सोडियम 11 तो मैग्नीशियम 12, पोटेशियम 19 तो कैल्शियम 20, रुबिडियम 37। ठीक है, रुबिडियम 37 तो स्ट्रांसियम 38। ठीक है, ओके। तो यहां पे क्या है आपका, जो आपका सोडियम पोटेशियम पूछ रहा है कि कौन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो यहां पे क्या होगा आपका? पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। ओके, पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। अधिकतम घनत्व वाला धातु कौन सा है? ध्यान देना, फिर आपका फेरस, मॉलिब्डेनम, मरकरी या ऑस्मियम? अधिकतम घनत्व धातु कौन सी है? देखो यहां पर आप सभी जानते हो कि जो ऑस्मियम क्या है? ऑस्मियम देखो सबसे हल्की धातु लिथियम है, सबसे भारी कौन सी? ऑस्मियम। ठीक है, तो क्या पूछा? अधिकतम घनत्व किसका होगा भैया? तो किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? ऑस्मियम का। किसका होगा? ऑस्मियम का। ठीक है, हैलोजन, हैलोजन किससे संबंधित है? हैलोजन पूछ रहा है कि हैलोजन जो है किससे संबंधित है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक? ठीक है, अब देखो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक? आप सभी जानो हैलोजन क्या है? पहले हैलोजन क्या होते हैं? हैलोजन समुद्री तत्व होते हैं। हैलोजन समुद्री तत्व होते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, सॉरी एस्टाटीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। और इसमें ये भी जानो कि फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन जो है आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ओके, देखो इसमें क्या है? क्लोरीन गैस के रूप में रहती है, ब्रोमीन द्रव के रूप में रहती है, आयोडीन ठोस के रूप में रहती है। ध्यान रखिएगा। और एस्टाटीन क्या है? एक रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है ये? एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, फटाफट देख लो इस क्वेश्चन को जल्दी से मेरे बच्चे। फटाफट देख लो। देखो तो यहां पे देखो क्या है भैया, बता दूं मैं आपको। अब देखो यहां पर आप यहां पे देखोगे, यहां पे क्या होता है? यहां पे एस ब्लॉक होता है,
यहां पर पी ब्लॉक होता है, यहां पर डी ब्लॉक होता है, ओके, और यहां पर नीचे क्या है आपका एफ ब्लॉक। यही है ना हमारा सारणी। तो जो हैलोजन कहां होते हैं, हैलोजन तो यही होते हैं ना पी ब्लॉक में। कहां होते हैं हैलोजन, पी ब्लॉक में। अरे भैया 1 2 3 4 5 6, छह ही तो खाने होते हैं ना पी ब्लॉक में। सबसे लास्ट में कौन से हैं आपके, नोबेल गैसेस हैं, ओके। सबसे लास्ट में कौन से हैं, नोबेल गैसेस है ना। वीडियो कट, लाइट कट रही है, लाइन थोड़ा सा कट रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां पर, तो यहां पर क्या है, यहां पर जो है आपका जो हैलोजन कहां रहेगा, किसमें रहेगा, पी ब्लॉक में रहेगा मेरे बंधुओं, ठीक है। हैलोजन कहां पे रहेगा, तो हैलोजन जो है पी ब्लॉक में रहेगा, ठीक है। हैलोजन कहां रहेगा, पी ब्लॉक में रहेगा, ठीक। कहां रहेगा ये, पी ब्लॉक में रहेगा हैलोजन। चलो निम्नलिखित चार तत्वों में कौन सा, निम्नलिखित चार तत्वों में किसकी आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक है, ठीक है। किसकी आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक है, आर्गन, बेरियम, सीजियम या ऑक्सीजन। आर्गन, बेरियम, सीजियम या ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा पूछ रहा है आयनीकरण, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक पूछ रहा है आपसे वो। ठीक है, देखो यहां पे, तो यहां पे देखो आपका जो आर्गन होता है ये क्या है, आर्गन में देखेंगे तो सभी क्या है, सभी कोषपूर्ण होते हैं। अक्रिय गैसों को अक्रिय गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि अक्रिय गैसों में क्या होते हैं, सभी कोषपूर्ण होते हैं, ठीक है, ओके। तो यहां पे क्या है, सभी कोषपूर्ण होते हैं, इसलिए क्या होता है, इसकी आयनीकरण क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। आयनीकरण क्षमता क्या है, ज्यादा होती है। लैंथेनाइड तत्वों की कुल संख्या कितनी है, लैंथेनाइड तत्वों की कुल संख्या कितनी है, 8, 32, 14 या 10। तो आप सभी जानते हो कि जो लैंथेनाइड तत्व हैं क्या होते हैं, वो क्या होते हैं लैंथेनाइड तत्व, लैंथेनम श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी होती है ना। तो इनमें कितने तत्व होते हैं? देखिए लैंथेनम 57 क्या होता है, लैंथेनम 57 और एक्टिनाइड क्या 89, ठीक है ना। दो श्रेणी होती है ना आपकी, कहां पे बता रहे हैं, देखिए नीचे आपका यह ब्लॉक है, ठीक है, इसमें देख रहे हो आप लोग ना। तो इसमें कितने तत्व आते हैं, इसमें आपके 14 नीचे 14 ऊपर, यही है ना। तो कितने तत्व हैं आपके, लैंथेनाइड पूछ रहा है, कितने हैं आपके 14 तत्व हैं, कितने हैं 14 तत्व हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं आपके 14 एलिमेंट किसमें होते हैं, लैंथेनाइड के सीरीज में, ठीक है। लैंथेनाइड के श्रेणी में कितने तत्व आते हैं, तो आपके 14 तत्व आते हैं, ठीक है। चलो आवर्त सारणी में सबसे कम गलनांक बिंदु वाला तत्व है, देखो सबसे कम पूछ रहा है, सबसे अधिक पूछा तो आपका आंसर रहता है। अगर सबसे अधिक पूछता ना तो आप नो डाउट आंसर मार दो, कौन सा, टंगस्टन। लेकिन सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम किसका होता है, सबसे कम किसका होगा, हीलियम का होगा। सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम आपका होगा हीलियम का, ओके। और सबसे अधिक किसका होगा, तो सबसे अधिक क्या होगा, डब्ल्यू यानी टंगस्टन का, ठीक है। सबसे अधिक किसका होगा, टंगस्टन का, और सबसे कम किसका होगा, तो आपका हीलियम का होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में नहीं होता? सोडियम, ब्रोमीन, पारा या सीजियम? कह रहा है कमरे के ताप पर तरल अवस्था में नहीं होता, कमरे के ताप पर तरल अवस्था में नहीं होता। ठीक है, तो देखो आप सभी जानते हो कि जो ब्रोमीन होती है ये कमरे के ताप क्या है? यह एक द्रव अधातु है। क्या है? यह एक द्रव अधातु है। ठीक है। पारा क्या है? मरकरी। यह क्या है? यह कमरे के ताप पर क्या है? एक द्रव धातु है। क्या है? द्रव धातु है। और आपका सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी क्या है? ये सभी किसमें होते हैं? द्रवित रूप में होते हैं। किसमें? द्रव रूप में होते हैं। क्लियर? तो बचा कौन आपका? सोडियम। कौन बचा? सोडियम। तो ध्यान रखो यहाँ पे मरकरी भी आपकी जो है तरल अवस्था में रहेगी, पारा भी रहेगा और सीजियम भी, लेकिन क्या है आपका? सोडियम जो है तरल अवस्था में नहीं रहता। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? सोडियम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो। सामान्य ताप पर ब्रोमीन भी एक द्रव अधातु है, सामान्य ताप पर पारा भी एक द्रव धातु है। ये क्या है? ये नॉन मेटल है। ये क्या है? ये मेटल है। ठीक है, बट यहां पे जो नहीं रहेगा कौन? लिक्विड स्टेट में कौन नहीं रहेगा? तो आपका सोडियम नहीं रहेगा। चलो, परमाणु संख्या 2, 10, 18, 36, 54 और 86 वाले सभी तत्व कहलाते हैं अक्रिय गैस, हल्की धातुएं, हैलोजन या पृथ्वी की दुर्लभ धातु। तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है? 2, 10, 18, 36, 54 और 86। तो आप सभी जानते हो कि जो 2, 10, 18, 36, 54, 86 किसके हैं? हीलियम। आप जानते हो हीलियम यह एक अक्रिय गैस है, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। नियान 10 यह भी अक्रिय गैस है। आर्गन 18 यह भी अक्रिय गैस है। क्रिप्टॉन 36 यह भी अक्रिय गैस है। जिनान 54 यह भी अक्रिय गैस है। रेडान 86 यह भी अक्रिय गैस है। तो आप सभी जान लो ये क्या है? ये सभी नोबेल गैस हैं जो कि आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में यानी 0 वर्ग में पाई जाती हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं। और कितने आवर्त हैं? तो 7 आवर्त है ना भैया। आवर्त सारणी में 7 आवर्त है यानी 7 पीरियड है और 18 क्या है? ग्रुप है। ग्रुप या उन्हें बोलते हैं समूह कहते हैं। ठीक है, तो जो 18वां वर्ग है इसे क्या बोलते हैं हम? उसे हम शून्य वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य वर्ग कहते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? शून्य वर्ग। हमको ये देखना है कि जो लिखा है कटा है कि नहीं। बिल्कुल ये नहीं कटा है ना। चलो अब इसी के अकॉर्डिंग लिखा करेंगे हम। ठीक, तो देखो यहां पे क्या लिखा है आपका? अक्रिय गैसें। क्या लिखा है? अक्रिय गैसें। देखो बेटा जरूरी नहीं कि क्वेश्चन पूछे कि हीलियम, नियान, आर्गन किस आवर्त में रखे गए हैं। कभी कभी आपको परमाणु क्रमांक भी याद रखना पड़ता है। ठीक है, आपको परमाणु क्रमांक भी ध्यान रखना है कि ये सब किसमें होते हैं। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, नियान का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36 होता है, जिनान का 54 होता है और रेडान का 86 होता है। इन सभी में अगर देखा जाए तो जो रेडान है आपका, ये रेडान, ठीक है, रेडान क्या है? रेडान एक रेडियो एक्टिव है। क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? ये जो परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व हैं कहां पाए जाएंगे? सभी क्या होंगी? अक्रिय गैसों के रूप में
माने जाएंगे। ठीक है, चला जाए आगे। चलो, सबसे पहले सभी तत्वों को किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था? सबसे पहले सभी तत्वों को किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था? तो इसको जानो भैया आप लोग। लोथर मेयर, न्यूलैंड, मेंडलीव या डॉबराइनर? क्या ऑप्शन दिया है? लोथर मेयर, न्यूलैंड, मेंडलीव या डॉबराइनर? जल्दी बताओ फटाफट, बिना देर किए। सबसे पहले तत्वों को किसके द्वारा वर्गीकरण किया गया? देखो यहां पे जानते हैं, यहां पे आपको कुछ याद भी रखना होगा। ठीक है, यहां पे आपको कुछ याद भी रखना होगा। कैसे? देखो यहां पर जो आंसर क्या होगा आपका? डोबराइनर होगा। क्या होगा? डोबराइनर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डोबराइनर। देखो डोबराइनर क्या दिया था? डोबराइनर ने एक ट्रिपलेट लॉ दिया था। क्या दिया था? ट्रिपलेट लॉ। ट्रिपलेट लॉ, ओके। यानी इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं त्रिक नियम। क्या कहते हैं इसे? त्रिक नियम। क्लियर है? त्रिक नियम, ओके, ठीक ना? त्रिक नियम। और न्यूलैंड ने क्या दिया था? न्यूलैंड ने दिया था क्या? अष्टक नियम। क्या दिया था? अष्टक नियम। ठीक है, आपने बिल्कुल ये सब पढ़ा होगा, आपने आसानी में पढ़ा है नहीं सब, ये सब बिल्कुल आपको पढ़ाया गया है। तो ठीक है, और यहां पे कौन है? तत्वों को वर्गीकरण, तो यहां पे मेंडलीव भी आएंगे। कौन आएंगे? मेंडलीव भी, ओके। तो यहां पे आपको देखना है कि सबसे पहले किसने दिया था। तो जो सबसे पहले दिया था, तो यहां पे देखिए ये हो गया। चलिए इसको हटा के बताएं। देखो डोबराइनर कब दिया था? तो इन्होंने 1827 में दिया था। कब दिया था? 1827 में। ठीक है, और जो आपका न्यूलैंड है कब दिए थे वो? तो न्यूलैंड दिए थे 1866 में। कब दिए थे? 1866 में। और मेंडलीव कब दिए थे? 1869 में। कब दिए थे? 1869 में। ठीक है, ओके। ये क्या कहते हैं इन्हें? अरे भैया 1869 आपको याद होगा ना, गांधी जी का बर्थडे वाला ईयर है यार। 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी पैदा हुए थे ना भैया। तो देखो यहाँ पे, अब देखो अगर ऐसे देख लो तो सबसे पहले किसने दिया? ये है ना आपके डोबराइनर साहब। तो यहाँ पे कौन आएगा आपका? डोबराइनर आएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले सभी जितने भी तत्व थे, क्या किया इन्होंने? कि उसको क्या किया था? वर्गीकृत किया था। ओके, तो कौन आएगा? डोबराइनर 1827 में, मेंडलीव 1869 में, और न्यूलैंड 1866 में। ठीक है, क्लियर हो जाए। चलो यहां पे भी याद रखना, कभी कभी ऐसे पूछता है कि तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए त्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया? डोबराइनर के द्वारा। तत्वों के वर्गीकरण के लिए अष्टक नियम का सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? तो न्यूलैंड के द्वारा। ठीक है, और सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई? तो मेंडलीव ने बनाई। ओके, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधार क्या माना गया? ये ध्यान रखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधार क्या माना गया? तो आप ध्यान रखिएगा, वहां पर क्या? परमाणु भार को आधार माना गया था। क्या माना गया था? परमाणु भार को। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या आधार माना गया? आधुनिक आवर्त सारणी में, तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या आधार माना गया मेरे बच्चे? तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक को आधार माना गया। किसको माना गया? परमाणु क्रमांक को। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ा जाए। चलो एक बार देखो, इसको देख लो अच्छे से क्वेश्चन, फिर हटाया जाए। क्षारीय धातु किस समूह में होते हैं? ध्यान रखना, क्षारीय धातु किस समूह में होते हैं? सेकेंड ए, सेवेंथ ए, फर्स्ट ए या थर्ड ए? क्षारीय धातुएं,
देखो आवर्त सारणी का जो पहला वर्ग है वो क्या है, क्षार धातु और फिर क्षारीय मृदा धातु। दे ध्यान दो, ये क्या आपका है, ये आपका वर्ग फर्स्ट ए है और ये क्या है, सेकंड ए है। इन दोनों में क्या आते हैं, इन दोनों में क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु आते हैं। तो यहां पे क्या आपसे पूछ रहा है, क्षारीय धातु पूछ रहा है, तो किस में आएगा, फर्स्ट ए में आएगा। कौन कब आएगा, फर्स्ट ए में। तो क्षार धातुएं किस में रखी गई हैं, फर्स्ट ए में। और क्षार धातुओं का जो है सबसे लीडर तत्व कौन सा है, तो देखा है तो सोडियम। वैसे ध्यान रखिएगा सोडियम के ऊपर कौन बैठा है, आपका हाइड्रोजन, ठीक है। और सोडियम क्या है, सोडियम बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसे चाकू से काट सकते हैं। इसे यह इतना ज्यादा क्रियाशील होता है कि अगर इसे छुट्टा छोड़ दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, तो क्या करता है, ये तुरंत किसी न किसी से क्रिया कर लेता है, ठीक, किसी न किसी से क्रिया कर लेता है। तो क्या करते हैं इसे, तो इसे कैरोसिन ऑयल में डुबा देते हैं। क्या करते हैं, इसे कैरोसिन ऑयल में डुबा देते हैं। ओके, तो क्षारीय धातु जो है किस समूह में होते हैं, तो वर्ग फर्स्ट ए में। क्लियर है बच्चे, चलो निम्नलिखित में से अधिकतम चालकता किसकी है, चालकता पूछ रहा है, कॉपर की, सोडियम की, मैग्नीशियम की या फेरस की। मतलब क्या क्या चालकता, मतलब कंडक्टिविटी, मतलब पूछ रहा है कि सबसे अच्छा चालक कौन है। तो आप सभी जानते हो कि सबसे अच्छा जो चालक कौन सा होता है, सबसे अच्छा कौन होता है, सिल्वर होता है। फिर कौन होता है, सिल्वर होता है, फिर कॉपर होता है, फिर गोल्ड होता है, ठीक है। तो सिल्वर कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, कौन सा दिख रहा है, कॉपर दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, कॉपर दिख रहा है। तो कॉपर क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा चालक हो जाएगा। कह रहा है डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व, ट्रांसजेनिक तत्व, धातु या उपधातु। तो आप सभी जानते हो कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, पारा, पानी, ईथर या बेंजीन। ऊष्मा का चालक पूछ रहा है, ऊष्मा का चालक। तो ध्यान रखो यहां पे क्या होगा, सबसे अच्छा चालक कौन सा होगा ऊष्मा का। देख लो एक बार क्वेश्चन अच्छे से भैया, समझ लो फिर देखा जाए। तो देखो यहां पर कौन सा चालक है सबसे अच्छा, पारा। आप सभी जानते हो पारा क्या है, पारा क्या है, पारा ऊष्मा का चालक होता है। क्लियर है, पारा ऊष्मा का चालक होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है उस पर किसका लेप यानी कोटिंग करते हैं, एल्युमिनियम का, गैलेना का, चांदी का या जस्ते का। बताओ, जो गैल्वेनिक जो आयरन होता है उस पर जो है किसका लेप होता है, तो भैया उस पर किसका लेप होगा, जिंक का यानी जेड का। किसका लेप होगा आपका, जेड यानी जिंक का लेप होगा, ठीक है, जिंक का लेप होता है उस पर। निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, लोहा और इस्पात, खिलौना, ग्लास और कुम्हारी या विद्युत। पूछ रहा है अभ्रक यानी क्या है, माइका। माइका का उपयोग कहां करते हैं, बताओ फटाफट, किस किस सामान का निर्माण करते हैं।
देखो तो कहां पे होगा भैया, ये कहां होगा, ये विद्युत के रूप में। कहां होगा, विद्युत के रूप में, मतलब विद्युत में, यानी क्या इलेक्ट्रिसिटी में ये क्या होता है, अभ्रक क्या होता है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कच्चे माल के रूप में अभ्रक प्रयोग किया जाता है। निम्न धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव है, निम्न धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव है। मैंने आपको बताया क्वेश्चन, अभी शीशा है कि पारा है कि निकिल है, टिन है। तो आप सभी जानते हो कि पारा क्या है, पारा क्या है, पारा आपका जो है सामान्य ताप पर क्या है, द्रव धातु है। क्या है ये, द्रव धातु है। ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो क्या है यहां पे, अति मुलायम खनिज, जिसे क्या बोलते हैं, सोप स्टोन कहते हैं, मुख्यतः है अति मुलायम खनिज जो है, डार्क यानी सोप स्टोन, क्या है, मैग्नीज सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम फास्फेट या मैग्नीशियम सिलिकेट। बताओ फटाफट। तो देखो यहां जानते हैं क्या, ये जो डार्क है ना, क्या जिसे हम सोप स्टोन कहते हैं, सोप स्टोन क्या है मालूम है आपका, तो मैग्नीशियम सिलिकेट। क्या है, मैग्नीशियम सिलिकेट। ओके, मैग्नीशियम सिलिकेट जो क्या है, इसे सोप स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, या डार्क कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, डार्क। ठीक है, चलो जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है कि जो गैल्वेनाइज्ड जो लोहा होता है वो क्या होता है, जंग से बचा होता है, क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। क्या होता है, शीशे की परत, क्रोमियम की परत, जस्ते की परत या जंग। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या लिखा है, जस्तेदार। क्या पूछ रहा है आपसे, जस्तेदार लोहा पूछ रहा है। बिल्कुल सिंपल है, दिमाग लगा लो बेटा, फट से हो जाए आंसर इसका। क्लियर हो गया नहीं अभी हुआ, देखो। अरे यार मेरे भाई क्या पूछ रहा है आपसे, जस्तेदार पूछ रहा है ना, कि जस्तादार क्या लगा होगा यहाँ पे, जस्ता तो लगा होगा ना। अभी मैंने कराया ना क्वेश्चन आपको कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जो लोहे में जंग से बचे होते हैं, क्यों, उनमें किसकी परत होती है, किसकी परत होगी, तो जस्ते की परत होगी। ठीक है, किसकी परत होगी, तो जस्ते की परत होगी। ठीक है, चलो नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। घनत्व पूछे, क्या घनत्व के अवरोही क्रम माने क्या, अवरोही मतलब घटते क्रम में। इस्पात पारा सोना, सोना पारा इस्पात, इस्पात सोना पारा, या सोना इस्पात पारा। बिल्कुल, इस्पात को क्या बोलते हैं हम लोग, इस्पात को हम लोग स्टील कहते हैं। ठीक है, बताओ अवरोही क्रम में पूछ रहा है, किसमें, घटते क्रम में। क्लियर है, चलो तो देखो बात किसी तरह बात कर रहा है घनत्व की, किसकी बात कर रहा है, तो बात कर रहा है घनत्व की। तो यहां पे क्या होगा आपका, सोना पारा और इस्पात। क्या हो जाएगा, सोना फिर पारा और फिर इस्पात जो है घनत्व क्रम में क्या है, घटते क्रम में आएंगे। ठीक है, घटते क्रम में आएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज या तांबा? देखो कौन सी मिश्र धातु नहीं है पूछ रहा है आपसे। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? देखो स्टील, आप सभी जानते हो स्टील क्या है? मिश्र धातु है। पीतल, पीतल भी क्या है भैया? पीतल भी तो मिश्र धातु है। क्या है? ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज भी मिश्र धातु है। क्या? तांबा क्या है? तांबा क्या है? तांबा धातु है। तांबा क्या है? कॉपर 29, कॉपर 29। ठीक है, किस ब्लॉक का है ये? तो डी ब्लॉक का। किसका है ये? तो डी ब्लॉक का तत्व है। ओके, तो तांबा क्या है? मिश्र धातु नहीं है। तांबा क्या है? मिश्र धातु नहीं है। मोनोजाइट, क्या पूछ रहा है आपसे? मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम, लोहा। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट जल्दी बताओ फट से। मोनोजाइट किसका अयस्क है? देखो आप सभी जानते हो कि जो आपका सबसे अधिक जो है मतलब जो एक आपका तत्व है पोलोनियम, यहां पे तो अयस्क की बात कर रहा है ना। तो यहां पे देखो जो मोनोजाइट किसका अयस्क होता है? किसका है? थोरियम का। किसका अयस्क है मोनोजाइट? तो मोनोजाइट आपका थोरियम का अयस्क है। ठीक है, किसका अयस्क है? थोरियम का। ठीक है, चलो पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्जेलेट? ठीक है, ओके। तो देखो यहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्जेलेट है। ओके, चलो जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ। तो आप सभी जानते हो, देखो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? नहीं हो सकता। कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है, क्या है आपका? कैल्शियम सल्फेट है, यानी क्या है आपका? CaSO4। क्या है आपका? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें आपके जल की मात्रा भी क्या होती है? जल की मात्रा इसमें मिली होती है। ठीक है, तो क्या है आपका? आपका कैल्शियम सल्फेट क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, चलो देखो फिर आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ रहा है आपसे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ रहा है। CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। जल्दी बताओ, बताओ फटाफट, जल्दी बताओ। ओके, तो आप सभी जानते हो क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या इसका नाम है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है ये? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका उपयोग कहां होता है? तो इसका उपयोग कहां होगा मेरे बच्चे? शल्य चिकित्सा में होगा। ठीक है, कहां पे होगा? शल्य चिकित्सा में होगा। ठीक है, कहां पे होगा? शल्य चिकित्सा में होता है। ठीक है, चलो 25। पीतल निम्न में किसकी मिश्र धातु है? पीतल निम्न में किसकी मिश्र धातु है? तांबा एवं लोहा, जस्ता एवं लोहा, तांबा एवं जस्ता, लोहा एवं निकिल। पीतल निम्न में से किसकी मिश्र धातु है?
बताओ। देखो पीतल जो होता है क्या होता है, वह तांबा और जस्ता को मिला के बनाया था, ठीक है। क्या बोलता है, कॉपर प्लस जिंक से मिल क्या बनता है आपका, पीतल बनता है, ठीक। क्या बनता है, पीतल। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, तांबा एवं जस्ता, ठीक है। क्या हो जाएगा, तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु कौन सी है आपकी, तो आपका पीतल, अरे हाँ पीतल है, ओके। चलो कह रहा है मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है, ये क्या है आपका स्टेनलेस स्टील, यानी यहां पे क्या है निष्कलंक। निष्कलंक का मतलब क्या है, दाग रहित। क्या होता है भैया, दाग रहित। ये क्या है आपका स्टेन मतलब दाग, लेस मतलब क्या, दाग रहित। तो कह रहा है किस पदार्थ के मिलाने से स्टेनलेस स्टील क्या होता है, अनुचुंबकीय हो जाता है। क्या होता है, अनुचुंबकीय हो जाता है। कार्बन के मिलाने से, क्रोमियम के मिलाने से, निकिल के मिलाने से, या मोलिब्डेनम से, ठीक है। ठीक है, मोलिब्डेनम होगा, ठीक है, ओके। ये क्या है आपका, ये आपका मोलिब्डेनम है। क्या है आपका, मोलिब्डेनम है, ठीक है, मोलिब्डेनम, ओके। तो देखो आप सभी जानते हो कि अगर निकिल को मिला दें, किसको, निकिल को, तो क्या हो जाएगा, अगर निकिल को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आपका जो आपका स्टेनलेस स्टील है क्या हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा, ओके। चलो देखो, जंग लगने पर लोहे का भार, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, नहीं रहता है, या अनिश्चित रहता है। तो जंग लगने पर लोहा, लोहा क्या होता है, लोहा में जंग क्या लगता है, लोहा जो है वायु में, वायु की नमी, मृदा और ऑक्सीजन, इनकी उपस्थिति में क्या होता है, इनसे क्रिया कर, क्या करता है ये, इनसे क्रिया कर लेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा। जंग लगने में क्या है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाएगा, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, ठीक है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, तो बढ़ जाता है, ठीक है। चलो देखो, स्टील से, देखो क्या कर रहा है, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं होता। देखो ध्यान रखो, कह रहा है कि स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं होता। तो कह रहा है कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज और निकिल। तो आप सभी जानते हो कि स्टेनलेस स्टील में कार्बन रहता है, मैग्नीज रहता है, निकिल रहता है, लेकिन क्या है, सिलिकॉन नहीं रहता। क्या होता है, सिलिकॉन नहीं रहता। सिलिकॉन क्या होगा, सिलिकॉन इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। सिलिकॉन क्या होगा, तो सिलिकॉन इसमें नहीं रहेगा, ओके। चलो चलो बच्चों, आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर। देखो निम्न में से कौन सी धातु है जो पीतल में भी है, कांस्य में भी है और जर्मन सिल्वर में भी है, उभय घटक रूप में विद्यमान है। एंटीमनी कि तांबा कि टिन या जस्ता। फटाफट बताओ कि निम्न में से कौन सी धातु जो है सभी में विद्यमान है, कांसा में भी है, पीतल में भी है, और आपके जर्मन सिल्वर में भी है। तो देखो आपका जो पीतल है ना, पीतल इसमें भी तांबा है, कांस्या तो कांस्य में भी तांबा है, और जर्मन सिल्वर
तो क्या है, इन तीनों में क्या है, इन तीनों में तांबा है। ठीक है, इन तीनों में क्या है, तो इन तीनों में तांबा है। ओके, ठीक है। तो ओके मेरे बच्चों, आज का क्वेश्चन सेशन में हमने फिर से कराया आवर्त सारणी और उसमें कुछ और भी क्वेश्चन थे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर से नए प्रश्नों को लेकर आपके लिए। आप सभी को तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।